अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम हेमिचॉर्डेटा। ठीक है, तो हमें पता है फाइलम हेमिचॉर्डेटा क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेमिचॉर्डेटा की, तो हेमिचॉर्डेटा जो है एक ग्रुप है जो कि कम्बिनेशन है, एक ऐसा ग्रुप है जो कम्बिनेशन है बोथ कॉर्डेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। कौन से? अकाइनोडर्मेट्स, काइनोडर्मेट, इनवर्टिब्रेट है इसका, और जो है वो कॉर्डेट्स। ठीक है, जिसमें मोस्टली वर्टिब्रेट एनिमल भी आ जाते हैं। इनका कम्बिनेशन है हेमिचॉर्डेट्स। हेमिचॉर्डेट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ दी बोथ ग्रुप काइनोडर्मेट एज वेल एज कॉर्डेट्स। तो क्यों है इसका कम्बिनेशन? क्योंकि इसके पास, इस ग्रुप के पास जो हमारे पास ये फाइलम है हेमिचॉर्डेट्स, ये जो रिलेशनशिप शो करते हैं काइनोडर्मेट्स के साथ भी और कॉर्डेट्स के साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं अकाइनोडर्मेट्स एज वेल एज कॉर्डेट्स के साथ। तो अगर हम बात करें अकाइनोडर्मेट के साथ कौन सी सिमिलैरिटी शो करते हैं, हमें पता भी होना चाहिए ना कि क्या सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, कि इनको हेमिचॉर्डेट का नाम दे दिया गया है, कि इनके दरमियान वाले ग्रुप में इनको रख लिया गया है दोनों के। तो अगर हम अकाइनोडर्म्स की बात करें तो हेमिचॉर्डेट्स और अकाइनोडर्म्स दोनों ही शो कर रहे हैं ड्यूटेरोसोमिक डेवलपमेंट। दोनों के अंदर ड्यूटेरोसोमिक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ड्यूटेरोसोमिक डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें ब्लास्टोपोर एनस के अंदर डेवलप हो रहता है। जो ब्लास्टुला स्टेज में वो जो पोर होता है, ठीक है, इन्वेजिनेशन होती है, वो क्या बना देती है? वो एनस के अंदर एनस बना देती है। अदरवाइज जो है प्रोटोस्टोम वो केस होता है जिसमें ब्लास्टो स्पोर जो होता है, ये क्या बन जाता है? वो बन जाता है माउथ। ठीक है, लेकिन ड्यूटेरोसोमिक केस के अंदर क्या होता है कि ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बना देता है। एक ये इनके अंदर है सिमिलैरिटी। एक और सिमिलैरिटी है इन दोनों ग्रुप्स के, हेमिचॉर्डेट और काइनोडर्मेट्स के अंदर। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि जो है हेमिचॉर्डेट के अंदर जो लार्वा बनता है उसको हम कहते हैं टोर्नेरिया लार्वा। ये बनता है किसमें? हेमिचॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, इनका टोर्नेरिया लार्वा बनता है, और हमारे पास अकाइनोडर्मेट्स के अंदर बनता है लार्वा बायपिनेरिया। पिनेरिया। ठीक है, पिनेरिया लार्वा। तो हेमिचॉर्डेट का टोर्नेरिया लार्वा और काइनोडर्मेट का बायपिनेरिया लार्वा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बायलेटरली सिमेट्रिकल है, दोनों के पास बैंड्स ऑफ सिलिया हैं, दोनों के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दोनों के पास ट्रांसपेरेंट बॉडी है, और दोनों लार्वा ही ड्यूटेरोस्टोम है। ठीक है ना, ड्यूटेरोस्टोम स्टॉम बिहेवियर दोनों ही लार्वा शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे बात समझ लगी कि हेमिचॉर्डेट और काइनोडर्मेट दोनों ही ड्यूटेरोसोमिक डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोनों के पास जो है वो उनके लार्वा एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। क्लियर? इनके दरमियान ये सिमिलैरिटी है। अब हम बात करते हैं कि कॉर्डेट और हेमिचॉर्डेट के दरमियान में कौन सी सिमिलैरिटी है हमारे पास। ठीक है, तो कॉर्डेट और हेमिचॉर्डेट के पास से एक तो सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर ना, हेमिचॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में ही गिल स्लिट्स देखे जाते हैं। इन दोनों में एक तो फेरेंक्स के रीजन में, जो इनका फेरेंक्स है वहां पे गिल स्लिट देखे जाते हैं, जिसको कहा जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ये इसके फेरेंक्स में देखे जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ फिल्टर फीडिंग। ये गिल स्लिट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि जो हमारे पास हेमिचॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों के पास जो है वो नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है? डोर्सल नर्व कॉर्ड पे कंसिस्ट करने वाला सिस्टम होता है, डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, इनके अंदर एक जो है वो नर्वस सिस्टम जो होगा इन दोनों का वो रिजेंबल करता है। इसमें भी डोर्सल नर्व कॉर्ड रन करती है और इसमें भी डोर्सल नर्व कॉर्ड रन करती है। दैट्स वाई दे आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, और इसको नाम दे दिया जाता है कि कुछ बिहेवियर इसका काइनोडर्मेट के जैसा है, इसको बिहेवियर का कॉर्डेट के जैसा, तो इनको काइनोडर्मेट और कॉर्डेट के दरमियान वाले एक फाइलम में रखा गया है जिसको नाम दे दिया गया था
हेमिकोऑर्डिनेट का। तो समझ लगी है कि इसको क्यों कहा गया है ये। तो इस क्लोज रिलेशनशिप की वजह से ना, इसके कोऑर्डिनेट के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप की वजह से हेमिकोऑर्डिनेट्स को प्री कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, कि कोऑर्डिनेट के पहले का ग्रुप प्री कहते हैं हम पहले। जिस तरह आप प्री मेडिकल पढ़ते हो, मेडिकल की स्टडी से पहले, इस तरह इसको कोऑर्डिनेट से पहले जो ग्रुप आया उसको हम प्री कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो हेमिकोऑर्डिनेट्स है, बेलानोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस। बेलानोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। इसके जनरल कैरेक्टर्स में से हम सबसे पहले इसका फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पे। तो वो कहता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जस्ट लाइक वर्म। जिस तरह हम पहले एनालिड्स में देखा था हमने, वर्म्स की बॉडी जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती थी। तो हेमिकोऑर्डिनेट्स की बॉडी भी काफ़ी सॉफ्ट होती है वर्म्स की तरह। क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसी भी किस्म का एंडोस्केलेटन नहीं होता, एज वेल एज इनके अंदर किसी भी किस्म का एक्सोस्केलेटन नहीं होता। दे लेक एनी काइंड ऑफ एंडो एज वेल एज एक्सोस्केलेटन, दैट्स वाई देयर बॉडी इज सॉफ्ट। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इनकी बॉडी ना पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कौन से पार्ट्स होंगे इनकी बॉडी के? तो सबसे पहला जो हिस्सा है उसको आप कहोगे प्रोबोसिस। प्रोबोसिस उसका नाम दिया जाता है। तो प्रोबोसिस क्या है? एक ये मस्कुलर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कि एनिमल जो है वो मड या फिर सैंड के अंदर खुदाई करे, ठीक है ना, डिगिंग करे, ठीक है, डिग करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प इन डिगिंग इन सैंड एंड दी मड। तो ये क्या करता है? जो हमारे पास प्रोबोसिस है, कॉलर, सेकंड पार्ट जो है इसका कॉलर है, उसके साथ प्रोबोसिस वर्क करता है, उसके साथ मिलता है और मूवमेंट को जो है वो बढ़ावा देता है, ठीक है, ताकि मूवमेंट हो सके सबस्ट्रेट के ऊपर। और इसके अलावा ये एनिमल को हेल्प करता है कि वो डिग कर सके उसके और एज वेल एज वो एंकर कर सके किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। और बॉडी को नेक्स्ट जो है वो पुल करने में ही हेल्प करता है, ठीक है ना, आगे की तरफ फॉरवर्डली उसको बॉडी को पुल करने में ये प्रोबोसिस जो है वो हेल्प करता है। उसके अलावा इसके ऊपर ना, इस प्रोबोसिस के ऊपर कुछ सीलिया मौजूद होते हैं। ये प्रोबोसिस कवर होता है, प्रोबोसिस का रीजन, ठीक है, कुछ सीलिया के साथ, ठीक है। ये सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सीलिया के साथ कवर होता है, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल इसके साथ आके चिपक जाए और इस फूड पार्टिकल्स को माउथ की तरफ सेंड कर दिया जाए, भेज दिया जाए। उसके अलावा इस प्रोबोसिस के पास क्या होती हैं? कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं। दिस प्रोबोसिस कंटेन सीवरल नर्व एंडिंग। इन नर्व एंडिंग जो होंगी वो इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव होंगी और ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करेंगी कि ये टच करें और डिटेक्ट करें केमिकल चेंजेस इन दी इन्वायरमेंट, ठीक है। केमिकल चेंजेस को इन्वायरमेंट के अंदर डिटेक्ट करने के लिए भी ये नर्व एंडिंग हेल्प करती है, जो कि प्रोबोसिस रीजन में मौजूद होगी। दूसरी चीज है हमारे पास कॉलर। तो कॉलर कहाँ पे होता है? जो कॉलर रीजन होगा, ठीक है, ये कॉलर रीजन जो इसका बॉडी का सेकंड पार्ट है कॉलर, ठीक है। कॉलर रीजन कहाँ पे होगा? ये प्रोबोसिस को लिंक करता है ट्रंक के साथ। एक तो इसका फंक्शन ये है, क्योंकि बॉडी के 3 मेन पार्ट है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है। लास्ट पार्ट है ट्रंक। तो ट्रंक और प्रोबोसिस को लिंक करने का काम है इस कॉलर का, ठीक है। और इसके पास होती हैं डोर्सल नर्व कॉर्ड्स। दिस कॉलर रीजन कंटेन डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। इस डोर्सल नर्व कॉर्ड को आप प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम भी कह सकते हो। तो इस कॉलर के अंदर जो मसल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर, और ठीक है ना, ठीक है, ये कॉलर रीजन के मसल्स हेल्प करेंगे मूवमेंट के अंदर प्रोबोसिस के साथ मिलके, ठीक है। उसके अलावा इस कॉलर रीजन में सेंसरी सेल्स भी होंगे, ठीक है। इट आल्सो हैव दी सेंसरी सेल्स। तो सेंसरी सेल्स का काम सेंसिंग होता है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज, केमिकल चेंज
चेंज, फिजिकल चेंज या टच वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है, सेंस कर सकता है। थर्ड है ट्रंक। ट्रंक जो है इसकी बॉडी का बाकी हिस्सा है, ट्रंक जिसके अंदर जो है इसके बॉडी के बाकी जो है वो सिस्टम्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। क्लियर, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी की वाल की, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी बॉडी वाल की, तो इसकी बॉडी वाल जो है वो एक सिंगल लेयर एपिडर्मस से मिलके बनी होती है, ठीक है। एपिडर्मस की ये एक लेयर है, सिंगल लेयर, जिसको आप कह रहे हो एक सिंगल यूनिसेलुलर, ठीक है, एपिडर्मस से इसकी बॉडी की वाल जो है ये कवर होगी, ठीक है। और ये एपिडर्मस क्या करेगा, ये सिक्रिएट करेगा किसको, म्यूकस को, ठीक है। ठीक है, ये एपिडर्मस सिक्रिएट करेगा म्यूकस को, ठीक है। इस एपिडर्मस ने म्यूकस की सिक्रिएशन करनी है, जिसने हेल्प करना है ताकि फूड को ट्रैप किया जाए और माउथ की तरफ भेज दिया जाए। उसके अलावा इस एपिडर्मस ने जो है वो म्यूकस के साथ साथ इंजाइम सिक्रिएट करने हैं। ये इंजाइम जो होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में, जो किसी भी डिफेंस पर्पज के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ये म्यूकस है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है इसकी बॉडी की वाल को, ताकि बॉडी की वाल इजीली सैंड और मड में से मूव कर सके, ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट है हमारे पास इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका स्ट्रेट होता है और काफी वेरिएशन शो करता है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ मौजूद होगा, ठीक है, बक्कल कैविटी, शॉर्टली देखते हैं हम इसको, ठीक है ना, फेरिंग्स, ठीक है, इसोफेगस, इंटेस्टाइन और एट द एंड इज एनस। तो माउथ का काम क्या है, खुराक को इंजेस्ट करना। बक्कल कैविटी का काम क्या है, खुराक को फ्रिंग्स तक लेके आना। फ्रिंग्स का काम क्या है, फ्रिंग्स के पास कुछ सिलिएटेड गिल स्लिट होते हैं, ठीक है ना, जिसके जहां से पानी को बाहर निकाला जाता है और फूड को फिल्टर किया जाता है। अब इसोफेगस का क्या काम है, फिल्टर फूड को इसोफेगस में भेजा जाता है, ठीक है। और इसोफेगस ने इस खुराक को भेज देना है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ने डाइजेशन करनी है, अब्जॉर्प्शन करनी है खुराक की, और एट द एंड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्प्शन के बाद जो खुराक बच जाती है उसको एनस को दे दिया जाता है, और एनस ने अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होगी। अब हम बात करते हैं इनके अंदर मौजूद सिलोमिक कैविटीज की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिलोमिक कैविटीज की, तो सिलोमिक कैविटीज जो वो कहता है कि 3 तरह की कैविटीज इसके अंदर देखने को मिलती है। 3 टाइप्स की कैविटी होती है। एक है हमारे पास प्रोटोसील, ठीक है। दूसरी कैविटी है हमारे पास मीजोसील, ठीक है। और तीसरी कैविटी है हमारे पास मेटासील, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटोसील की, प्रोटोसील जो है ये हमारे पास अनपेयर्ड होती है, ठीक है। एक कैविटी ये होगी जिसने बनानी है नेक्स्ट प्रोबोसिस, ठीक है। प्रोबोसिस, इसके ऊपर जो मसल्स आके प्रोबोसिस को जो है वो बढ़ाव देंगे, प्रोबोसिस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मीजोसील। मीजोसील जो है ये हमारे पास पेयर्ड कैविटी है, ठीक है। मीजोसील ने बनाना है कॉलर रीजन, ठीक है, जिसने नेक्स्ट कॉलर बनाना है। और फिर हमारे पास है मेटासील। मेटासील ने क्या बनाना है, मेटासील हमारे पास पेयर्ड कैविटी है जिसने नेक्स्ट बनाना है ट्रंक, और ये लार्जेस्ट कैविटी होगी हमारे पास मेटासील, जिस जो ट्रंक रीजन को बढ़ाव देती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक सिलोमिक पाउचेस होते हैं, जिनको हम प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील का रिस्पेक्टिवली नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। बेटा अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हेमिकोअर्टेट का, और इनके पास ना ट्रू हार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा हम डिटेल से यहाँ पे देखते हैं कि जो है इसके अंदर सर्कुलेशन जो होगी ब्लड की वो होगी
थ्रो डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स के, इनके पास एक डोर्सल, डोर्सल किस पोर्शन कहते हैं, बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को, या अगर हम देखें तो हमारी बैक वाले हिस्से को, डी फॉर डोर्सल, डी फॉर दुम, तो क्या है डोर्सल बैक साइड को कहते हैं, और वेंट्रल कहते हैं सामने फेस वाली साइड को। तो डोर्सल और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ क्या होंगी, इसकी नर्व ब्लड वेसल्स होंगी, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी इनके डोर्सल और वेंट्रल साइड पे, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड क्या होगा, लेकिन ना हार्ट जो होगा ना, ट्रू हार्ट नहीं है, लेकिन हार्ट के वेजिकल होते हैं प्रोबोसिस में, ठीक है। प्रोबोसिस में क्या होंगे, मैं तो लिख देती हूँ, हार्ट वेजिकल होगा यहाँ पे। अब इस हार्ट वेजिकल ने ब्लड देना है डोर्सल ब्लड वेसल को, जो प्रोबोसिस के अंदर हार्ट वेजिकल है, इसने ब्लड देना है डोर्सल ब्लड वेसल को। इस डोर्सल ब्लड वेसल ने ब्लड लेना है इंटीरियर साइड से, ठीक है, बॉडी की आगे वाली साइड से ब्लड लेना है और उसको बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। देखो, ये था प्रोबोसिस, यहाँ से पे था ब्लड, ठीक है। ब्लड लिया किसने, डोर्सल ब्लड वेसल ने, इसने ये ब्लड दे दिया बॉडी के आगे वाली साइड से लेके बॉडी के बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे भेज दिया। वहां पे ये ब्लड दिया गया किसको, एक कैविटी थी जिसको आप कहते हो साइनसिस कैविटी, ठीक है। इस साइनसिस कैविटी का काम क्या है, इसने यहाँ पे एक्सचेंज करवानी है न्यूट्रिएंट की, गैसेस की, वेस्ट की, ब्लड और बॉडी टिश्यूज के दरमियान में, ठीक है। और जब ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे ये कैविटी के अंदर ये एक्सचेंज होगा, इंटीरियर साइड से ये जो है डोर्सल ब्लड वेसल ने इंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड पे ब्लड दिया था और पोस्टीरियर साइड पे ये एक्सचेंज हो गया, पोस्टीरियर साइड से ब्लड दे दिया जाएगा एक्सचेंज के बाद वेंट्रल ब्लड वेसल को। वेंट्रल ब्लड वेसल ने अब ये ब्लड देना है बैक टुवर्ड द इंटीरियर साइड, ठीक है। और इसने अब पोस्टीरियर से लेके इंटीरियर की तरफ ले गया, ये इंटीरियर से लेके पोस्टीरियर की तरफ गया था, अब इंटीरियर की तरफ इसने दे दिया दोबारा किसको, ये इस हार्ट वेजिकल को, ठीक है। तो इस तरह जो है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स काम करती हैं। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाला पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलके बना होता है फेरिंजियल गिल स्लिट्स से। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ फेरिंग्स के रीजन में कुछ गिल स्लिट्स होती हैं जिसको आप फ्रिंजियल गिल स्लिट्स का नाम दे देते हो, ठीक है। इन फ्रिंजियल गिल स्लिट ने क्या करना है, ये जो है पानी ये माउथ के अंदर आता है जब ये अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है ना, माउथ तक आएगा पानी, ठीक है, माउथ के अंदर आ गया पानी, ठीक है। अब क्या होगा, जब माउथ में आने के बाद ये पानी जाएगा फेरिंग्स रीजन में, ठीक है, गले वाले हिस्से में क्योंकि ये गिल स्लिट्स मौजूद है तो गले वाले हिस्से में जो है वो गैस एक्सचेंज होगी गिल स्लिट्स की वाल के साथ, जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और बाकी जो पानी जो बच जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो गिल स्लिट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसको होता क्या है कि इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। तो 9 पॉइंट भी हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब हम 10 पॉइंट देखते हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करें इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो ग्लोमेरुलस, जिसने क्या करवानी है, एक्सक्रीशन करवानी है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट है और उसने यहाँ पे एक्सक्रीशन करवानी है वेस्ट की। तो ये होता कहाँ पे है ये स्ट्रक्चर, आपके पास एक डेंस नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का ही, ठीक है, एक काफी डेंस नेटवर्क है किसका, ब्लड वेसल्स का, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये पाया जाता है प्रोबोसिस रीजन में और यहाँ पे इसने क्या करवाना है, एक्सक्रीशन करवाना है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की ब्लड्स में से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की।
नर्वस सिस्टम। तो अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो नर्व प्लेक्सिस। तो इनके अंदर नर्व प्लेक्सिस पाया जाता है सेल्स का, ठीक है, और फाइबर्स का, जो कि एपिडर्मस के ऊपर होता है, जिसको आप सब एपिडर्मल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नर्व प्लेक्सिस होते हैं तो एपिडर्मस के थोड़ा नीचे, ठीक है, आउटर स्किन से थोड़ा नीचे यहाँ पे नर्व नेट होगा, जिसको आप कहते हो सब एपिडर्मल प्लेक्सिस। तो इस प्लेक्सिस जो है वो पूरी बॉडी में फैला होता है, ठीक है, और इसका काम होता है कि इसने क्या करना है, डिटेक्ट करना है स्टिमुलाई को, जिस तरह उस स्टिमुलाई में आते हैं टच, टेम्परेचर और केमिकल चेंज। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। तो आई होप सो कि आपको फाइलम हेमिकोडेटा की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।